हेलो डियर, वेलकम टू IMT क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक प्रीवियस ईयर पेपर जो कि अग्निवीर आर्मी जीडी के लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे PYP नंबर 3 पेपर है। ये हमारे पास गया सेंटर 2020 का है। ये ऑफिशियल पेपर है। जैसा दिया हुआ मैंने एज इट इज़ उठा लिया, एज इट इज़ क्वेश्चन उठा लिए। जिस भी तरह के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। कोशिश करूँगा कि आधे घंटे में पेपर ख़त्म हो जाए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही वापस मैथ्स और रीजनिंग सेशन डिस्कस करेंगे। यही हमारे पास टाइम लेता है। देखो, इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 15 मैथ्स के होंगे पूरे जैसे पेपर आता है एज इट इज़, और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है। देखो, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी नहीं है, सी और ए उस कार्य को 20 दिन और बी और सी 15 दिन में काम करते हैं। अब बोल रहे हैं तो एक साथ कार्य करने में उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, सीधा देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं। अगर सी प्लस ए करते हैं तो ये 20 दिन में पूरा करते हैं। तो कुल काम को निकाल लो। कुल काम क्या होगा भाई इन कैल्शियम, तो 12, 15, 20 कैल्शियम होता है हमारे पास 60, निकाल लेना। ठीक है, देखो 12, 15, 20 कैल्शियम कितना होता है 60, यही हमारे पास कुल काम हो गया। अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी कैसे निकल जाएगी, कंबाइन एफिशिएंसी निकल जाएगी ए पी बी सी और सी ए की। देखो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी हमारे पास, देखो ए और बी की। यदि ए और बी 60 यूनिट काम को 12 दिन में करते तो एक दिन में कितना करते होंगे, 60/12 कितना, 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। बी और सी 60 को 15 से डिवाइड कर दो, एक दिन का काम निकल जाएगा इनका बी और सी का। अगर 60 काम को पूरा 15 दिन में करते बी और सी, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 60/15 कितना, 4 यूनिट। सिमिलरली हमारे पास सी और ए कितना, 3 यूनिट। इस तरह से निकल गया। अब देखो ज़रा इस काम को, क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो हमारे पास निकालना क्या है कि एक साथ कार्य करते, ठीक है, एक साथ कार्य करे कौन, ए बी और सी। ठीक है, जब इस तरह से पूछे ना, इसको हमेशा याद रखना, ट्रिक है 60 गुणा 2 करके मिल के कर रहे हैं ना, तो गुणा 2 बटा इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 3 कितना हुआ, 9 और 3 कितना हुआ भाई, 4 3 7 और 5 12, तो 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 दिन। ये निकला कैसे ये समझाता हूँ अभी, ये तो शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये 2 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 2 काम करे। अगर 3 होते ना, ए बी सी ऐसे करके, सी डी ई, तो मैं 3 से गुणा कर देता, ऐसे भी कर सकते थे। चलो यहाँ पे देख लो ज़रा ये निकला कैसे। देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी 4, सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। इनको जोड़ दो ज़रा, क्या आएगा, ए प्लस बी, इनको जोड़ रहा हूँ मैं, प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना 5, प्लस 4 प्लस 3, ये जोड़ दिया मैंने। तो इनको जोड़ो, कितनी बार ए आया, 2 बार, तो 2 बार, बी भी कितनी बार 2 बार, सी भी कितनी बार 2 बार, तो 2 इंटू एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम लोग तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी कितनी आए, 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, अब देखो ए और बी और सी की एफिशिएंसी काट दो, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास 6। अब इसको सीधा कर लो, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करें ना, तो ये 6 दिन में पूरा कर सकते हैं इसका 60 काम को, है ना। तो अगर इकट्ठा काम करेंगे तो कितने दिन में लगेंगे, 60 बटा इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो कितना 10 यूनिट। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो याद रखना इस तरह से ट्रिक करना है यार। 2 इस मल्टीप्लाई पूरा जो होल वर्क है 60 दिन का, 7 यूनिट काम की, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, क्योंकि 2 को 2 के कॉम्बिनेशन है, बटे उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 12। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो 1 मीटर तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर है। ठीक है, पेपर है इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको मैं आपको वीडियो में, जब मैं टाइम एंड वर्क करवा रहा हूँ वहाँ पे इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। 1 मीटर तार से बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 मीटर तार, देखो वर्ग सेंटीमीटर है, तो पहले यहाँ पे देख लो, उससे क्या बनाना, एक वृत्त का। देखो हमारे पास एक तार है,
1 मीटर की। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदले तो ये है होती है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। अब इससे हमने क्या बनाना, इसके दोनों शीर्षों हम जोड़ दें तो इससे एक क्या बना जाएगा, वृत्त। अब इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ये तार जितनी लंबी है इसका हमने इस तरह से यूज़ कर दिया है, तो ये क्या बनेगी, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, ये वाली तार की लंबाई थी 2πr, और इसी तार से बनी है जिसकी लंबाई कितनी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से पहले r निकालना पड़ेगा ना, क्षेत्रफल तो बाद निकालेंगे। तो कितना निकल जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/2π। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये r की वैल्यू है। अब इसको क्या निकालना, हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्या होता है हमारे पास, πr² एरिया। तो पाई इंटू r² कितना आ गया, 100 × 100 बटे कितना, 4π²। ठीक है, इतना तो समझ आ गया है। पूरा पूरा तो कटेगा ना, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा 10,000 बटे कितना भाई, ये ना 4 0, 4 × पाई का मतलब 22/7। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर पॉइंट में आ रहा। तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्करों में वो कितनी दूरी तय करेगा। देखो, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये टायर होता है इस तरह से, जिसकी त्रिज्या कितनी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब देखो, अगर मैं इसको खोल दूँ ना यहाँ से सेंटीमीटर, तो 50 चक्करों में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसकी जितनी वृत्त की परिधि है, याद रखना कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करेगा, फॉर्मूला याद रख लेना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, गुणा और कितने चक्कर लगाएंगे, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, इतना क्षेत्रफल, इतनी दूरी तय करेगा। तो मेरे को बताओ जरा, 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr गुणा कितने चक्कर लगा रहा है, 50 चक्कर। तो बता दो जरा कितना आएगा, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो बाद में करेंगे। 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या होती है, जब तक ना बोला है, 22/7। रेडियस कितना है 7 गुणा कितना 50। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास, 2 गुणा 22 गुणा 50। ये है कि हमारे पास इतने सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। लेकिन आपको किस में चाहिए, आपको चाहिए मीटर में, सारे आंसर मीटर में ना। तो याद रखना 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर बटे 100। तो सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर इतना होता है, तो इतने सेंटीमीटर इसको किससे डिवाइड करोगे आप, 100 से। मतलब आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो 100 से डिवाइड करते हैं, अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर से आपने मीटर जाना, 50 × 50, 50 दूनी 100, 2 × 2 2, यहाँ से कट गया, कितना बचा हमारे पास, सीधा सीधा 22 मीटर चलेगा वो, सीधा सीधा। आंसर नंबर 3। यहाँ पे देखो जरा, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, उसमें 14% की वृद्धि की गई, नया वेतन ज्ञात करो। देखो पहले कितना था भाई, 20,000 रुपये, ज़्यादा क्यों हो गया, हाँ 20,000 रुपये था। अब 14% की वृद्धि होगी, इसका 14% निकाल दो सीधा सीधा, उसके बाद 20,000 में जोड़ देना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 200 × 14, 14 में कितना 2800, इसको 2800 को इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 20,000 प्लस 2800 रुपये, कितना 00822, 22,800। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जरा, एक वृत्ताकार सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, देखो वृत्ताकार सिलेंडर आपको दिखाता हूँ कैसा होता है वृत्ताकार सिलेंडर। आई नहीं रहा भाई, ठीक है हाथ से बना लेते हैं। वृत्ताकार सिलेंडर ऐसा होता है, सिलेंडर की शेप ये होती है, जिसमें हमारे पास ये वाली क्या होती है, त्रिज्या r और ये होती है हाइट, ऊंचाई h। तो इसका देखो आयतन क्या होता है, आयतन, तो आयतन होता है, याद रखना πr²h। आप इस तरह से बोल सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। किसी भी 3D क्या होता है, बेस का क्षेत्रफल कितना है, देखो ये क्या है, बेस, इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू उसकी ऊंचाई कितनी है h। तो ये लिखो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू इसकी ऊंचाई तक ऐसे।
ठीक है। अगर ये ब्रीथ है, इसको ऐसे ब्रीथ ब्रीथ करके ऐसे कर दिया जाए, जितनी हाइट तक ले जाएगी वही उसकी क्या होगा, आयतन। आयतन का मतलब बेसिकली होता है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, ये होता है आयतन। तो यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू जब तक अतिरिक्त ना बोला जाए तब तक पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 22/7। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होगा। एक वृत्ताकार सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी दी हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। बस इसमें पुट करो, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, त्रिज्या का मतलब 7, मतलब आर का मतलब कितना, 7, इसको 2 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब एच कितना है, 15। बस एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट, इसको गुणा करना बस, 22 गुणा 7 गुणा 15, 15 सत्ते कितना होता है, 105 को 22 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 1 तो 0, 10 2 एकम 2, ठीक है। 105 दूनी 210 होता है अगेन, 0 1 2 3 होता है और 2, 2310 कितना है, 2310, 2310 है भाई, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई, उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। अब याद रखना भाई, ये सिंपल सी बात बोल रहा है, आयत। अगर हमारे पास कोई भी आयत इस तरह से दे दिया जाए, इसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। अगर इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना, 560 सेंटीमीटर क्षेत्रफल होता है, ये कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। अगर पूछा जाए परिमाप, परिमाप होता है इसके लिए ये कितनी चीज लगी है, परिमाप ही होती है, बाहर बाहर से कितनी रस्सी लगी है, ये होता है परिमाप। समझ गए, क्षेत्रफल होता है इसका एरिया। तो देखो जरा दोनों ही फॉर्मूले यहाँ से याद रख लो। अगर कभी भी पूछे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो होता बच्चे क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर पूछे यहाँ से आयत का परिमाप या पेरीमीटर, परिमाप या फिर पेरीमीटर होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ये क्यों होता है, तो इसमें 2 लंबाइयाँ होती है और 2 चौड़ाइयाँ होती है ऐसे, ठीक है, इसलिए बस ये होता है। तो आपको क्या बोला, यदि एक आयताकार क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया है, 560, तो ये दिया हमारे पास, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो बच्चे ये क्या दिया हमारे पास, कितना, 560 दिया है। तो ये होता क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, L इंटू बी, कितना दिया हमारे पास, 560। इसमें लंबाई दी है, उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर दी है, तो मान के चलो ये 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका बी निकाल सकते हैं हम लोग। 560 तो काटो 0 से 0, 25 दूना 50, यानी 28 दूना होता है 56, है ना। तो ब्रेथ बी दूसरी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 28। अब क्या पूछा, तो उसका परिमाप, परिमाप मतलब ये पूछा है, दूसरा फॉर्मूला लगाना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो परिमाप, तो हमारे पास क्या, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई भी पता चौड़ाई भी पता है, तो लग निकालो 2, लंबाई हमारे पास कितनी थी 20 प्लस चौड़ाई कितनी, एक भुजा दी थी, ऐसे तो नहीं पूछा था कि कौन सी लंबाई चौड़ाई, और दूसरी हमने निकाली कितनी, 28। तो 20 और 28 जोड़ दो, 8 का 8, 2 और 2 4, 48 गुणा 2, तो ये कितना आएगा, 96 मीटर आ गया है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर निकलेगा, 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। बस ये 2 फॉर्मूले यूज़ करने थे इसको, ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया मैंने, जैसे भी पेपर में आए थे, 2020 का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। देखो क्या बोल रहा है अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। वृत्त है, वृत्त ही होता है भाई, है ना। इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी दी है, 28 मीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल ये होता है। तो पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, और रेडियस कितना हमारे पास 28, इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो 7 चौके 28, ठीक है। इसको गुणा करना बस, और कुछ नहीं है, 22 गुणा 22 चौके, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 इंटू कितना 28, इसको गुणा कर दो, 88 इंटू 28, 8/64 का 4 6, 8/64 और 6 कितना हुआ 70, गुणा 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 4 6 7 और 7 14 का 4, हासिल 1 2, 24 64 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या बोला,
प्रशांत को एक वस्तु 6800 रुपये में बेचने पर 75% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है भाई, 75% की हानि हुई मतलब 25% की वैल्यू हुई, 100% की वैल्यू निकालनी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है कि आपका जो भी है बेचने पर आपको सीपी निकालना है ना। सीपी बराबर कैसे निकलेगा? आपका एसपी इंटू 100 माइनस, ऐसे नहीं निकालना, आपने सीधा निकालना है यहाँ से। देखो हमारे पास सीपी और एक होता है एसपी। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चल जाए तो आपको सब कुछ पता चल जाता है। देखो हानि या एक चीज़ याद रखना, हानि हो चाहे लाभ हो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है। तो देखो कितना परसेंट की हानि हुई? 75% की हानि हुई। ठीक है, अगर उसने मान के चलो उसका सीपी 100% है और कितना परसेंट की हानि हुई? 75% की हानि हुई, तो कितने में बेच दिया होगा? 25% में। सीपी हमेशा क्या होता है? 100% होता है। 25% में बेचा, लेकिन 25% की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 68। तो 25% की वैल्यू कितनी हमारे पास? 6800। 1% की वैल्यू निकाल सकते हो आप बिल्कुल, 6800 बटे 25। आपको क्या चाहिए? सीपी क्रय मूल्य, वस्तु क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, इसको 100 से गुणा कर दो। 25 चौके 100, तो कितना आएगा? 0 0, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, तो 27,200 रुपये। ये इसका सीपी। फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला कैसे लिख कर रखोगे आप? ये तो था शॉर्टकट मैंने आपको, जब सीपी आपको 100% मानना है, हमेशा सीपी 100% मानना होगा। हानि होगी, देखो सीपी अगर आप 100% मानोगे ना, हानि होगा तो घटाना है। क्या करना है? घटाना है। लाभ होगा उसमें जोड़ना है। अगर ये बोल रहे हैं कि 10% का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा? 110%। अगर बोलो 10% की हानि होगी तो एसपी कितना हो जाएगा? 90%। यहाँ पे 75% की हानि हुई तो कितना बचा हमारे पास? कितने बेचा? 25% में। 25% की वैल्यू दी हुई इतनी एसपी, है ना। नहीं तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मैं थोड़ी बता देता हूँ एक बारी में। एक होता है बस, देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? ऐसे विक्रय मूल्य निकलता है ना। विक्रय मूल्य हमेशा क्या निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है हमेशा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100, ऐसे निकलता है। अब आपको क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये होता है। हानि होगी तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस, तो बस निकालो सीधा। क्या क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 6800 गुणा 100, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, बटे कितना? 100 क्या था? माइनस 75%। 100 में से 75 घटाओगे हानि ना, तो कितना? 100 माइनस 75, ये बचेगा। तो 6800 बटे कितना? 25 गुणा 100, जो कि मैंने आपको सिंपली सिखा दिया। इसको काट दोगे तो कितना है? 25 चौके 100, 68 चौके कितना भाई? 27,200। ठीक है, समझ आया? खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिए गए, ये तो रीजनिंग का जैसा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने दे दिया होगा। 39, 41, 43, 45 है। इसमें तो मेरे को लग रहा है 2 का गैप है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, 47 आंसर। ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वो एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाकर एक पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो मेरे को बताओ जरा, 175 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? जिसमें जैसे 1 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो मेरे को बताओ 175 के आसपास किसका वर्ग स्क्वायर आता है? तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो 175 के आसपास कौन सी संख्या आ रही है? 169। तो बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 175 में से घटाकर एक पूर्ण वर्ग संख्या, 175 में से क्या घटाया जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 169 बन जाए। तो कितना घटाना चाहिए आपको? 6। 175 में 6 घटाओगे 169 बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है। ये भी जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए आपको। 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए।
अब ये बोल रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। देखो क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है ना। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ये होता हमारे पास लंब, ये होता हमारे पास आधार और ये होता हमारे पास शीर्ष लंब, शीर्ष लंब ये होता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, लंब कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और इसका वर्ग क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना दिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो आधार निकालना, obvious बात निकाल सकते हैं हम आधार। देखो क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका, ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। अब देखो एरिया कितना दिया हमारे पास 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो एरिया की वैल्यू दी है 1/2, आधार की वैल्यू नहीं दी है, निकालेंगे। लंब की वैल्यू कितनी दी है 8, तो 2 से काटो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 से काटो 4 पंजे 20, तो आधार की वैल्यू कितनी आएगी हमारा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। चलो अगला क्वेश्चन देखो 12वां, ये कौन सा था 11वां, यहाँ पे एक पेज छूट गया। 12वां, यहाँ पे देखो एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, उसकी प्रति घंटे की, देखो जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो याद रखना 18/5 से गुणा करते हैं स्पीड को। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं उसको गुणा करते हैं 5/18 से। लॉजिक मैंने पहले वीडियो में सिखाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा स्पीड क्या होता है, देखो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय, यही होता है। तो उसकी गति मतलब गति हुआ ये, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी, तो दूरी कितनी थी 140 मीटर, 18 सेकंड में तय करती है, ठीक है भाई। तो ये देखो दूरी हमारे पास मीटर में, टाइम हमारा सेकंड में, तो 21 में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन उसकी प्रति घंटे गति, और प्रति घंटे लेकिन किलोमीटर पर आवर में बदलो, ठीक है भाई। 140 मल्टीप्लाई बाय कितना 18 है ना, ये गुणा करेंगे 18/5 से, अब 21 में बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में, दे ये हमारे पास कन्वर्ट कर दिया मैंने किलोमीटर पर आवर में, तो 18 से 18 कट गया, 5 से काटो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 4 बचा 8 पंजे 40, यानी 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 28 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये यार हमारे पास 14 क्वेश्चन देखो, एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यदि कुल लड़कियां 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। याद रखना ये कुल हमारे पास विद्यालय, ये क्या हमारे पास क्या है विद्यालय, तो विद्यालय में कितनी संख्या होगी, इसमें हमेशा 100% छात्र होते हैं। कुछ इसमें अब बोलेंगे कुछ बॉयज़ है और कुछ इसमें क्या हमारे पास गर्ल्स। अब बोल रहा है कि एक विद्यालय में 70% छात्र है, छात्र कितने 70% है, तो मेरे को बताओ जरा कुल विद्यार्थी में से कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, हमेशा कुल हमेशा जब भी बोलोगे ना 100% होता है, किसी भी चीज़ का कुल कितना होता है 100% होता है। अब बोल रहा है उसमें से छात्र हमारे पास 70% है, तो गर्ल्स कितनी बची हमारे पास 30%, कॉमन सेंस है। बोल रहा है यदि कुल लड़कियों की संख्या कितनी 255, हमारे पास गर्ल्स कितनी 30%, तो 30% की वैल्यू कितनी थी हमारे पास बोलो 255, क्या 1% की वैल्यू निकाल सकते हो 255 बटा कितना 30, आपको क्या चाहिए तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो, लड़कों की संख्या कितनी है 70। ये ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई विद्यालय की संख्या, विद्यालय में कितने छात्र है वो निकालो, लेकिन नहीं पूछा, क्या पूछा सिर्फ लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0, तो 2 3 से 7 तो कटता नहीं, 255 कटना चाहिए, 3 एकम 3, 8 थी 24, 8 थी 24, 1 5 थी 15, तो कितना बचा 85 गुणा 7, गुणा करो 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7/56 और 3 59, तो 595 है बॉयस, 595 क्या है बॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो दोबारा से आएगा क्या क्वेश्चन, अच्छा 13वां क्वेश्चन रिपीट हो गया। 14वां क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समावर्तक यानी HCF दिया है कितना 15, तो उन संख्याओं का LCM ज्ञात करो। एक फॉर्मूला आपको बताया होगा मैंने, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCM, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा
उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर पास नंबर है A और B, ठीक है, इन दोनों का HCF इन संख्याओं के गुणा का बराबर है इन दोनों का HCF क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल है A गुणा B, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। मतलब फर्स्ट नंबर अगर बोला पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर है उनका HCF और LCM। अब बोला यदि दो संख्या का गुणनफल 4725 है, इस दोनों की वैल्यू दी है कितनी, 4725, और इसका HCF यानी महत्तम समावर्तक कितना दिया है, 15, तो LCM निकालो, लघुत्तम समावर्तक LCM निकालना है। कहने का मतलब है 4725 को 15 से भाग देना है, तो LCM सीधा क्या निकल जाएगा हमारे पास, 4725 बटा कितना, 15। पेन मोटा तो नहीं हो रहा सारा, थोड़ा सा कम कर देते इसकी थिकनिंग, 5, ठीक है। चल इसको देखते हैं, इसको काटेंगे, 15 एकम 15, ठीक है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से काट देना, मैं यहीं से काट देना, 15 एकम 15, 15 तिये 45, 2 बचा, 15 एकम 15, 7 बचा, 15 पंजे 75, यानी 315 बचा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। अब देखना, ये तो टफ है क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन इस पेपर में आ गया। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए ना कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 30, 53 और 99 से को विभाजित करने पर, ठीक है, 99 को विभाजित करने पर समान शेषफल ज्ञात करो, या तो ऑप्शन से उठा लो, नहीं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है 30, 53 और 99, तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, फिर इसका डिफरेंस निकालो, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इनमें से तीनों में से जो भी सबसे छोटी संख्या होगी या तो वही संख्या होगी ऑप्शन में, या फिर उसका फैक्टर होगा कोई ना कोई, समझ गए, इसका गुणनफल होगा। इनका डिफरेंस निकालो, 53 में से 30 गया कितना बचा है, 23, 9 में से 3 गया 6, हाँ, 9 में से 4 गया 46, यहाँ पे देखो 9 और 30, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 69। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या बचा, एक बचा 23, एक बचा 46, एक बचा 69। इसमें सबसे छोटी संख्या बताओ 23। अब 23 का फैक्टर तो तोड़ नहीं सकते हम लोग, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 23 ही होना चाहिए, ऑप्शन ये वाला। इस तरह से करते हैं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो सबसे छोटी से वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर समान शेषफल है। अगर आप 23 से इन तीनों को डिवाइड करोगे ना तो सेम शेषफल आएगा। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमेशा होता है, या तो सपोज यहाँ पे क्या आता है 46 आता है, इसका बड़ा ही बड़ा सबसे छोटा, तो इसके क्या होगा 2 × 46, 2 × 23 होता, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन में होता, ठीक है। तो इसका मतलब इनका या तो सबसे छोटा, अब देख 23 से 23 को तो तोड़ा नहीं जा सकता ना, तो ये डेफिनेट हो गया, तो 23 ही ऑप्शन में होना चाहिए भाई, है ना, 23, तो यही ऑप्शन है। अगर आप इस 23 से इनको डिवाइड करोगे तो सेम ऑप्शन मतलब सेम रिमाइंडर आएगा, मतलब शेषफल सेम बचेगा। 23 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना बचता है 7, 23 × 46, 53 में से 46 घटाओगे अगेन 7, 23 चौके होता है, 23 चौके 92 होता है, तो 99 में से 92 गया 7, ठीक है, सेम शेषफल बचता है। ये है, मैथ हो गया खत्म। रीजनिंग पे आ जाते हैं। देखो रीजनिंग में पहला ही क्वेश्चन हमारे पास, ये तो मैथमेटिक्स का लग रहा है, ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन रिप्लेस हो गया था इससे, पर ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर उठाया जैसा भी था आपके सामने। 3 संख्या का औसत 27 है, ठीक है भाई। औसत क्या होता है, अगर आपको पता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। अगर कभी यहाँ से निकालना होगा संख्याओं का योग बता दो, अगर आपको औसत पता है तो आप कैसे निकालोगे, औसत गुणा नंबर बस यहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट ही लगने वाला है। यहाँ पे बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, तो इनका जोड़ कितना होगा, संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग औसत है, तो योग कितना होगा बोलो जरा, ऐसे हम बता सकते हैं। औसत हमारे पास 27 है और संख्या कितनी 3, 27 थी कितना 81, 7 21 81। अब बोल रहा है कि दूसरी पहली की 3 गुनी है, पहली दूसरी तीसरी, देख लेते हैं। दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो पहली को हम लोग x मानते हैं। अब दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 3x, 3 गुनी,
और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है 5x, बस खत्म। संख्याओं का क्रम क्या है, ठीक है, संख्या बतानी हमने। x इसका 3x और 5x, 9 3 27, ये भी हो सकता है 9 5 45, ऑप्शन से यही नहीं मैच हो गया, ऐसा ऑप्शन मैंने यहीं से निकाल दिया। x इसका 3 गुनी, दूसरी संख्या क्या 3 गुनी 9 3 27, इसकी 9 5 45, बाकियों में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन से ही हमारे पास मैच हो गया। लेकिन हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो योग इतना है और हमारे अनुसार कितना है बताओ। x 3x और 5x, 3 और 1 4 और 5 9x होगी। 9x की वैल्यू 81, x की वैल्यू कितनी 9, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, एक वैल्यू आएगी 9, दूसरी आएगी 9 3 27 और तीसरी आएगी 5 9 45। ऐसे भी कर सकते हो। ये थिकनेस इतनी मोटी क्यों हो रही। अगला देखो जरा, दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में लुप्त संख्या भरी, मतलब यहाँ पे देखो क्या है 1 9 25 49 और यहाँ पे 121, ये तो आपको समझ आ गया। 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग 11 का वर्ग, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 का वर्ग यानी 81, क्या है 81, ऑप्शन फोर्थ। अगला देखो, एक आदमी पूरब की ओर, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है भाई, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, क्या है कि एक आदमी पूरब की ओर 1 किलोमीटर चलता है, देखो पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला, ठीक है, और फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ गया, मुड़ता है और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर से वो पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब की ओर मुड़ा, ठीक है भाई, और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है और फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चला। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, यहाँ से कितना दूर है 1 और 2, ये टोटल कितना हुआ 3 है ना, ये 5 है, तो ये कितना बचा 4, यहाँ पे ये 3 4 और हमेशा याद रखना ये हमेशा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ऐसे मत जोड़ना 3 और 4 7 नहीं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होता है जो कि पाइथागोरस का होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेल को क्या बोल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग है, 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, 41 है भाई यहाँ पे, तो पियरल को PEARL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है भाई, कैसे करेंगे। देखो P का मतलब क्या होता है 16, A का मतलब होता है 1, L का मतलब L की वैल्यू कितनी होती है 12 और E की मतलब होता है 5, तो इसमें से मेरे को कुछ नहीं दिखा इसमें, यहाँ पे तो दिया है 2134, ठीक है। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि PRL में क्या है, वो सारे अक्षर है जो इन दोनों में आए हुए, P है बिल्कुल है, E है A है, A भी है, R भी है, L भी है, L भी है, मतलब P की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, A की 1 यहाँ पे भी कितनी है 1, ठीक है, यही मतलब है। E की वैल्यू कितनी है 4, तो P की वैल्यू यहाँ पे सीधी लिख दो, जो पहला लेटर और पहला ये दिखा रहा है, P की वैल्यू 2 ऑप्शन में सब में। अगला चलो E की वैल्यू यहाँ पे कितना 4 2 4, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ये नहीं ऑप्शन हो सकता, इस तरह से आपने एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन श्योर हो गया कि दूसरा ये। अगला आप देखो A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 241, उसके बाद R की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5, L का है L 12 तो नहीं है, L की वैल्यू 3, 24153, इस तरह से करना है। अरुण ने कहा ये कब करना है, जब आपका ये वैल्यू नहीं मैच हो रही हो, या फिर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ अलग ही नंबर दिखाई दिए हो, तब आपको अक्षरशः मिलाना, मतलब आपको लेटर मिलाने कि सारे लेटर है कि नहीं है। अब अरुण ने कहा ये लड़की मेरी माँ की, लास्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन आ रहा है पेपर में हर बारी, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो क्या बोल रहा है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है, मेरी माँ, किसने कहा अरुण, तो मैं अरुण को लिख लेता हूँ यहाँ पे, अरुण को पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया अरुण। अब ये जो भी रिलेशन निकलेगी यहीं से निकलेगी, यह मेरी अरुण की माँ, अरुण की माँ जो भी होगी यहाँ पे होगी, माँ के ग्रैंडसन, माँ के ग्रैंडसन कैसे होगा भाई, माँ का ग्रैंडसन या पोता कैसे लगेगा, माँ का ग्रैंडसन यानी इसका बेटा होगा, ग्रैंडसन की पत्नी है, पत्नी ये वाली, तो अरुण लड़की से क्या समझ सा शुरू हुआ,
समझ आ गया। बस ये था हमारे पास टोटल भाई कितने 20 क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन में हमने लगभग टाइम कितना लिया है, लगभग 35 मिनट हो चुके हैं ना। तो बस कोशिश करूँगा आधे घंटे के अंदर आपको मैथ्स पूरा कंप्लीट करवा दूँ, रीजनिंग कंप्लीट करवा दूँ। ये हमारे पास PYP 3 था, PYP 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और अपना सिलेक्शन लेके बढ़िया से सेटल हो जाओ। थैंक यू।